दोपहर 1:38 और 39 पर फ्लाइट ने टेक ऑफ किया। ठीक 32 सेकंड बाद यानी 1:39 पर फ्लाइट क्रैश हो गई और इसके साथ ही फ्लाइट में सवार 241 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। लेकिन इस 32 सेकंड में आखिर ऐसा क्या हुआ? विमानन मंत्रालय के एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक इस हादसे के पीछे असली वजह थी इंजन में फ्यूल की सप्लाई का रुक जाना। और फ्यूल सप्लाई इसलिए रुक गई क्योंकि स्विच कट ऑफ हो गया, यानी मोटी भाषा में कहें तो स्विच ऑफ हो गया, जिससे इंजन को जाने वाले फ्यूल की सप्लाई रुक गई। लेकिन सवाल उठता है कि स्विच ऑफ आखिर कैसे हो गया? एक ऐसी गुत्थी है जिसको जितना सुलझाने की कोशिश करते हैं उतनी ही उलझती जा रही है। और इसी पर बातचीत करेंगे आज आवाज अड्डा में। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और अपने मेहमानों से आपका परिचय कराऊं। इससे पहले देखिए कि हमारे सहयोगी रोहन सिंह ने इस पूरे मामले को समझाया कि आखिर रिपोर्ट में क्या कहा गया है। एयर इंडिया विमान हादसे में जांच एजेंसी AIB की प्रारंभिक रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन जितने जवाब देती है ये रिपोर्ट उससे कहीं ज़्यादा सवाल खड़े कर रही है। और सवाल अब भी वही है, आखिर क्यों हुआ हादसा? इस पूरी रिपोर्ट के केंद्र में है फ्यूल कंट्रोल स्विच के पोजीशन पर सवाल। और ये सवाल इसलिए है क्योंकि जब विमान टेक ऑफ करता है उसके सिर्फ 3 सेकंड के बाद फ्यूल स्विच की जो पोजीशन है वो रन से कट ऑफ की पोजीशन पे चली जाती है। ये कैसे होता है ये अभी हम नहीं जानते हैं, लेकिन जो पायलटों की बातचीत रिकॉर्ड हुई है और जो ब्लैक बॉक्स में बाकी इंडिकेटर्स हैं उससे कुछ इसी तरफ जो है संकेत मिल रहे हैं। जो बातचीत रिकॉर्ड हुई है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर है उसमें बातचीत के मुताबिक एक पायलट दूसरे पायलट से पूछता है कि तुमने फ्यूल कट ऑफ क्यों किया। इस पर दूसरे पायलट का जवाब आता है, उसने कहता है कि मैंने ऐसा नहीं किया। तो सवाल यह है कि आखिर ऐसा किसने किया, इसका जवाब मिलना अभी भी बाकी है। लेकिन जो फ्यूल स्विच है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है? ये दरअसल आसान शब्दों में कहें तो इंजन में फ्यूल सप्लाई को रेगुलेट करता है। ये इसका एक जरिया होता है और इस पर निर्धारित करता है कि फ्यूल सप्लाई है उसे जाना है या फिर नहीं जाना है। 2 इंजन होते हैं तो 2 फ्यूल कंट्रोल स्विच होता है, और अगर फ्यूल कंट्रोल स्विच रन से कट ऑफ की पोजीशन पर चला जाता है तो इसका मतलब है कि इंजन को फ्यूल नहीं मिलेगा, इंजन शटडाउन हो जाएगा। और इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। अब इसके बाद अगर हम पूरे घटना की अगर टाइमलाइन को देखें तो यहाँ पर काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाती हैं। 1:38 और 39 पे विमान रनवे से टेक ऑफ करता है, लेकिन इसके ठीक 3 सेकंड के बाद दोनों इंजन के फ्यूल स्विच जो हैं वो रन से कट ऑफ के पोजीशन में चले जाते हैं। ये कैसे होता है हम नहीं जानते, लेकिन 1 सेकंड का अंतराल इन दोनों इंजनों में रहता है। इसके कुछ सेकंड के बाद कोशिश की जाती है जो पहला इंजन है उसको कट ऑफ से दोबारा रन की पोजीशन पर डालने की, और उसके 4 सेकंड के बाद जो दूसरा इंजन है उसे भी जो कट ऑफ से रन की पोजीशन पर लाया जाता है। हम अनुमान लगा रहे हैं कि पायलट्स ने काफ़ी कोशिश की होगी इसे दोबारा से रन की पोजीशन पर लाने की। 1:39:05 पे जब ये सारी कोशिशें फेल हो जाती हैं तो पायलट की तरफ से मेडे का कॉल दिया जाता है ATC को। बचाव की जो है गुहार लगाई जाती है, और उसके 5 सेकंड के बाद डाटा रिकॉर्डिंग जो है 1:39:11 पर बंद हो जाती है, और हम अनुमान लगा रहे हैं कि ये क्रैश का वक्त रहा होगा। अब ये जो रिपोर्ट है कई सारे सवाल खड़े करती है। पहला सवाल ये है कि ये फ्यूल स्विच ऐसा नहीं है कि आपने एक्सीडेंटली टकरा गया हाथ आपका और वो पोजीशन चेंज हो जाएगी। इसमें लॉकिंग मैकेनिज्म होती है, ब्रैकेट सिस्टम होता है, और अगर इंटेंशनल मूवमेंट किया जाए तभी वो मूवमेंट होता है। दोनों पायलट के पास हज़ारों घंटों की फ्लाइंग का अनुभव था, ऐसे में इन पायलटों से ये गलती कैसे हो सकती है? इसमें एक इम्पॉर्टेंट है जो कॉन्वर्सेशन है पायलट्स का, उसमें एक पायलट ने ये कहा है कि उसने कट ऑफ नहीं किया है। तो ऐसे में पायलट्स को ब्लेम करना कितना सही है, इस थ्योरी में कितना दम है, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। और आखिर में कुछ ऐसे पॉइंट्स, क्या ये संभव है कि जो फ्यूल स्विच कंट्रोल है उसमें किसी तरह की मैकेनिकल या इलेक्ट्रिक या सॉफ्टवेयर से जुड़ी दिक्कत हो जिस पे जांच अभी तक पूरी तरह से नहीं की है? ये सवाल भी उठाए जा रहे हैं। इन सारे सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे आवाज अड्डा में, और मेरे साथ विशेष मेहमान हैं जो इस सेक्टर के अलग अलग पहलुओं के एक्सपर्ट है कह सकते हैं। कैप्टन किशोर चिंता हैं जो कि AAIB जो कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, जिसकी रिपोर्ट के बारे में अभी हमारे सहयोगी बता रहे थे, उसके मेंबर रह चुके हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट के प्रेसिडेंट कैप्टन CS रंधावा, एविएशन एक्सपर्ट इंडियन एयरफोर्स के पूर्व पायलट एहसान खालिद,
सेफ्टी मैटर्स फाउंडेशन के फाउंडर अमित सिंह जुड़ेंगे और पूर्व पायलट और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग विपुल सक्सेना, और साथ में होंगे एविएशन एक्सपर्ट परवेज दमानिया। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। शुरुआत में करूंगा किशोर चिंता साहब आपसे। आपने इस रिपोर्ट को देखी, ये जाहिर तौर पे शुरुआती रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में कहा भी गया है, जो इस सेक्शन का हवाला दिया गया है, कि उसके मुताबिक इस रिपोर्ट का मकसद ये है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। इस रिपोर्ट का मकसद कतई ये नहीं है किसी पर हम लोग आरोप प्रत्यारोप लगाएं, तो ये पहले साफ कर दिया रिपोर्ट ने अपने शुरुआती पन्ने में ही। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि 30 दिन के बाद रिपोर्ट में जो बातें निकल कर सामने आई, आपको क्या आप जब थे मेंबर तो आप लोग भी ऐसे ही रिपोर्ट, शुरुआती रिपोर्ट निकालते थे कि ये रिपोर्ट थोड़ी सी अलग आपको दिख रही है? देखिए, ये रिपोर्ट जो है आईकाओ के डॉक्यूमेंट 9756 के चैप्टर 3 के मुताबिक बनाया गया है और इसमें जो वहाँ पे फॉर्मेट दिया गया है उसी के हिसाब से ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट बनाया गया है। मगर मेरे निजी व्यक्तिगत ओपिनियन के हिसाब से इसमें बहुत कुछ पूरा खुलासा नहीं किया गया। जैसे कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की जितने साउंड थे, जो वार्निंग्स आए हैं और दोनों पायलट के बीच में जो बातचीत हुई है और वो टाइम स्टैम्प के साथ, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डिंग के साथ अगर सुपर इम्पोज करके तब अगर टैबुलर फॉर्म में अगर ये प्रेजेंट किया जाता तो इतना जो डिस्कशन हो रहा है क्यों कैसे ये फ्यूल कंट्रोल स्विचेस जो है स्विच ऑफ हुए या नहीं किए गए या अपने आप हो गए, ये सब और थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाता। मगर क्योंकि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर के ट्रांसक्रिप्ट जो है इस रिपोर्ट में नहीं पूरी तरह खुलासा नहीं किया गया, इस वजह से बहुत सारे डाउट है कि एक पायलट ने दूसरे पायलट से पूछा कि क्या आपने ये स्विच ऑफ किया, दूसरे ने कहा नहीं किया। ये बहुत अजीब तरीके से प्रेजेंट किया गया कि लोगों को संदेह है कि किसने क्या कहा और कुछ लोग तो ये भी कह रहे कि सुसाइड प्लान किया था। ऐसे कुछ सवालात अभी पैदा हो रहे हैं और मगर मेरे हिसाब से ये नामुमकिन है कि दोनों पायलट में से किसी ने भी जानबूझ के ये स्विच ऑफ करने की कोशिश की है। ये उस नतीजे तक हम लोग ना पहुंचे, किशोर चिंता साहब, कैप्टन चिंता साहब, उस नतीजे तक हम लोग ना पहुंचे सिर्फ चूंकि आप मेंबर रह चुके हैं इस इन्वेस्टिगेशन टीम के, जो पहले भी थे, जो पहले के ब्यूरो के, तो कभी ऐसा भी दबाव रहता है कि इतना ही चीज़ देना है, इतनी चीज़ को सेंसर करके रखना, अभी नहीं पास ऑन करना है? चूँकि जब आप रिकॉर्डर एक बार सामने लाते हैं तो सारी बातें आपके सामने दिख रही होती है। ऐसा तो नहीं पायलट ने सिर्फ 2 ही लाइन बोला हो कि एक पायलट ने कहा है कि आपने स्विच को क्यों ऑफ कर दिया, दूसरे ने कहा जी नहीं मैंने नहीं किया जी। इतनी बात तो नहीं हुई होगी, बात तो कई सारी हुई होगी जब इस घटना तक इमरजेंसी लेवल पे पहुंच गए होंगे। तो नहीं, ऐसा कोई दबाव होता नहीं है और मेरे मुताबिक ना इस इन्वेस्टिगेशन टीम के ऊपर कोई दबाव था चीज़ों का खुलासा ना करने का। तो जो लिखा गया है उसके मुताबिक जितना इंफॉर्मेशन है, एक-एक इवेंट बेस्ड नैरेटिव कहते हैं। हर एक इवेंट जो कॉकपिट में हुआ है, कोई वार्निंग का आवाज़ आई, वो किस टाइम पे आई, कॉकपिट में पायलट ने दूसरे पायलट से क्या बातचीत हुई, इंजन का उस टाइम पे क्या पैरामीटर था, एयरक्राफ्ट का स्पीड क्या था, क्या ऑल्टीट्यूड था, ये सब चीज़ें अगर इवेंट बेस्ड अगर थोड़ा-सा और डिटेल में अगर प्रेज़ेंट किया होता तो मेरे हिसाब से और अनुचित होता प्रिलिमिनरी रिपोर्ट। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा कि आपको क्या लगता है, क्या वजह रही होगी कि इवेंट बेस्ड ट्रांसक्रिप्ट नहीं दिया गया? वजह क्या थी वो तो इन्वेस्टिगेशन टीम ही बता पाएगा, मगर हो सकता है कि एनालिसिस करने में टाइम लगा हुआ, क्योंकि 26 जून को डेटा डाउनलोड किया गया। उसके बाद सारा डेटा कोलेक्ट करके 2 हफ्तों में ये रिपोर्ट बनाने में
हो सकता है टाइम की कमी रही हो, कुछ भी हो सकता है, मगर मेरे हिसाब से थोड़ा और कुछ डिटेल कुछ भी हो सकता था सकता है, लेकिन हाँ, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारे साथ कैप्टन CS रंधावा साहब हैं, जो कि फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट के प्रेसिडेंट भी हैं। रंधावा साहब, आपको क्या लगता है कि सेलेक्टिव चीज़ों को ला करके इंटरिम रिपोर्ट में रखा गया, ये एक जब तक कि फाइनल रिपोर्ट नहीं आती, ये गैर ज़रूरी तरीके से एक विवाद को जन्म दे दिया है? ये जो इंटरिम रिपोर्ट आई है AAIB की, इसमें जैसे कि अभी भी हमारे पैनलिस्ट ने बोला कि कुछ खामियां हैं इस रिपोर्ट के अंदर। मैं भी इससे सहमत हूं कि इसको पॉइंट बाय पॉइंट जबकि इसको डिकोड किया जाता है, ब्लैक बॉक्स जिसको DFDR बोलते हैं, और जो CVR है, जो कॉकपिट के अंदर क्या बातचीत हो रही थी, क्या वार्निंग्स आई, वो सब कुछ जो है वो CVR के अंदर रिकॉर्ड होता है। तो इसका ठीक से खुलासा नहीं किया गया है। किस पायलट ने बोला, कैसे बोला, वो भी खुलासा ठीक से नहीं है। हम पायलट को कभी भी ऐसी ट्रेनिंग नहीं देते कि जब भी वो फ्यूल कंट्रोल स्विच को काटता है या उसको ऑन करता है तो ये चैलेंज एंड रिस्पॉन्स एक कमांड होती है। तो ये नहीं कि किसी का भी दिल आएगा और कोई भी स्विच उसको बंद करता रहेगा फ्यूल स्विच को। फ्यूल स्विच जो है उसको तीन तरीकों से, मतलब 3 बार उसको बंद किया जाता है एयर के अंदर जब जहाज होता है हवा के अंदर। ये बोइंग कंपनी कहती है या तो दोनों इंजन बंद हो जाएं तो तब उसको पायलट जो है उसको रन पोजीशन से कट ऑफ में लाता है, या जहाज में उसके दोनों इंजन या एक इंजन में आग लग जाए जब किया जाता है। और तीसरी चीज है जबकि इंजन में भयानक कोई डैमेज हो जाए और या कुछ उसमें स्टॉल हो जाए अगर इंजन, तो उस केस में ये फ्यूल कंट्रोल स्विच को बंद किया जाता है। ये तीसरी चीज है कि ये जो स्विच है ये स्प्रिंग लोडेड होता है। इसको हम स्प्रिंग को खींच के और फिर इस स्विच को ऊपर करते हैं रन की पोजीशन में, फिर लॉक हो जाता है। फिर रन की पोजीशन में हम उसको ऊपर खींच के और इसको नीचे करते हैं। साइड पे इसके गार्ड्स लगे हुए हैं जो कि मतलब कि किसी भी कभी भी गलती से हाथ लग जाए तो वो बंद ना हो जाए अगर उसका स्विच का लॉकिंग मैकेनिज्म भी खराब है। इस लॉकिंग मैकेनिज्म को देखते हुए बोइंग ने दिसंबर 2018 में एक एडवाइजरी सर्कुलर निकाला था जिसमें कि उन्होंने जांच करने को बोला था जहाजों पर वो जो है एडवाइजरी नेचर का था। उसके बाद ये एयर इंडिया ने इन जहाजों का मुआयना किया कि नहीं किया वो क्लियर नहीं है। एक चीज जो कि ये रिपोर्ट में भी नहीं दी गई है और इस पे ज्यादा चर्चा नहीं हुई है, उसको मैं विचार करना चाहूंगा आज की रिपोर्ट में। आपको बताना चाहूंगा कि ओसाका के अंदर एक हादसा हुआ था बहुत साल पहले। ये डेट है इसकी 17 जनवरी 2019। ओसाका के अंदर ANA का जहाज 787 लैंड किया। लैंड करने के बाद उसने जो थ्रस्ट रिवर्सर हैं, जो डिसेलरेशन डिवाइस है, उसको थ्रस्ट रिवर्सर को लिया। जब उसने थ्रस्ट रिवर्सर को लिया तो वो जहाज ने ये सेंस नहीं किया कि ये ग्राउंड मोड में आ गया है, तो उसने दोनों इंजन काट दिए। एक TCMA करके एक यूनिट होती है जो कि इलेक्ट्रिकल सप्लाई देती है इंजन इलेक्ट्रिक कंट्रोल को, और वो आगे फेडेक जो कि इंजन के फ्यूल को सप्लाई करता है उसको देती है। तो बिना पायलट के वो स्विच को मूव किए वो दोनों इंजन जो है बंद हो गए, और वो हुआ था इलेक्ट्रिक पावर डिसरप्शन की वजह से। उसको अभी तक कोई भी अहमियत नहीं दे पा रहा है कि वो
वो हो सकता है कि इलेक्ट्रिक कोई मैल फंक्शन हुआ हो, इंटरप्शन हुई हो, क्योंकि ये जहाज 4 सेकंड के बाद टेक ऑफ होने के बाद ये एयर मोड में गया है। और अगर हमको ध्यान हो तो जो एक यात्री जो जीवित हैं वो हादसे के, उन्होंने एक चीज बयान की थी कि जहाज में जब जहाज एयर में था तो वो लाइट जो है बंद रहती है कैबिन के अंदर, वो फ्लिकर की हैं। वो क्यों फ्लिकर की हैं? हो सकता है कि इसमें जो इलेक्ट्रिक पार है वो शटडाउन हुआ है टेम्पररी, उसने आगे सिग्नल दिया ताकि जो इसके जो फ्यूल शट ऑफ वाल्व होते हैं वो कनेक्टेड है आगे डीएफडीआर, जो कि ब्लैक बॉक्स बोलते हैं। तो उसने ये सेंस किया और उसने फ्यूल काट दिया। और जब फ्यूल कट गया, इंजन बंद हो गए, तो जो रैम एयर टर्बाइन है वो चालू हो गया। उसके बाद जब पार रिस्टोर हुई तो दोबारा से वो रीलाइट उसका इंजन का शुरू हो गया सिलसिला। बोइंग जो है इसमें 2 एक्शन पायलट के होते हैं। अगर पायलट ने एक्शन किया हो, पहला एक्शन है कि अगर 2 इंजन फ्लेम आउट होते हैं तो पायलट का मेमोरी एक्शन है कि फ्यूल कंट्रोल स्विच वो पूछता है कंफर्म फ्यूल कंट्रोल स्विच लेफ्ट, तो वो दूसरा का जो पायलट वो जो होगा पायलट फ्लाइंग वो बोलेगा लेफ्ट कंफर्म। उसके बाद वो उस इंजन को जो है पायलट मॉनिटरिंग उसको काट देगा और बोलेगा कट ऑफ, तो दूसरा भी बोलेगा कट ऑफ। ऐसी कोई भी बात नहीं हुई है। दूसरा जो एक्शन है वो है कि रैम एयर टर्बाइन का जो स्विच होता है उस स्विच को दबाया जाता है 1 सेकंड के लिए, ताकि ये पूरी तरह से आपको श्योरिटी हो जाए कि ये रैम एयर टर्बाइन जो है ये स्टार्ट हुआ है। इसके बारे में भी कोई चर्चा नहीं है। ये बोला गया रैड डिप्लॉय हो गया, रैड तो डिप्लॉय होगा। और बिल्कुल ये जो मुद्दा आपने उठाया ये वाकई रंधावा साहब इम्पोर्टेंट है। इस पर जरा एक बार सेफ्टी मैटर्स फाउंडेशन के फाउंडर अमित सिंह साहब हमारे साथ है। अमित सिंह जी, आप सुन रहे थे रंधावा साहब का जो बिल्कुल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहे थे, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो रिपोर्ट में खुलासा नहीं किया गया है। तो आपको क्या लगता है कि हम लोगों को फाइनल रिपोर्ट आने तक थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, या फिर आपको लगता है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शुरुआती रिपोर्ट में जानबूझकर इसको थोड़ा सेंसर किया जा रहा है? शुरुआती रिपोर्ट में बहुत कम दिया गया है और सिलेक्टिव रूप से दिया गया है। कुछ जिससे दिए गए हैं पूरा नहीं दिया गया है, जो कि नॉर्मली प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में होता है। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट का मतलब है कि 30 दिन तक जो आपको जांच के द्वारा जो भी तथ्य मिला है उसको आप रिपोर्ट में डालें और पेश करें, ना उसकी आप एनालिसिस करें ना कुछ करें। यहाँ पे पूरा एफडीआर भी नहीं दिया है, सीबीआर का ट्रांसक्रिप्ट भी नहीं दिया है, लेकिन एक शक डाल दिया है 2 लाइन देके कि जो पायलट ने बोला है, पायलट ने नहीं किसी ने बोला है, ये भी नहीं बताया किसने बोला है और कब बोला है, किस कॉन्टेक्स्ट में बोला है। तो ये तो बीच में आपने शक डाल के दे दिया। जब आपके पास पूरी सीबीआर की ट्रांसक्रिप्ट है, शुरू में आपने दिया है, तो पूरा क्यों नहीं दिया उसमें? रैड कब डिप्लॉय हुआ है वो नहीं बताया। अब ये बता रहे हैं कि रैड कब हाइड्रोलिक प्रेशर कर रहा है, दे रहा है, उसका मतलब इस जांच से इस समय पे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि इंजन कब बंद हुए, रैड कब डिप्लॉय हुआ, तो इससे ज्यादा हमें मतलब है ना बजाय कि हाइड्रोलिक प्रेशर कब देगा और एपीयू का इनलेट कब खुलेगा। तो आपने जो सीसीटीवी का इमेज दिया है उसमें भी टाइम स्टैम्प नहीं है। जो पूरी रिपोर्ट है किसने बनाई है वो भी नहीं पता। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें नहीं है। आप किसी और रिपोर्ट को देख लीजिए, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट को, उसमें कम से कम इथियोपियन का 33 पेज का रिपोर्ट था, उसमें बहुत ज्यादा तथ्य थे। तो हमें अभी कुछ एनालिसिस पे नहीं पहुंचना है, लेकिन हमें कोई भरोसा तो होना चाहिए ना कि फाइनल रिपोर्ट में कुछ आएगा। इस हिसाब से लग रहा है कि फाइनल रिपोर्ट में भी हमें मतलब सच्चाई नहीं मिलेगी, ऐसी आशंका है। हालांकि आपके जुड़ने से पहले मैं कैप्टन किशोर चिंता साहब से यही सवाल पूछ रहा था, जो कि AIB के एक्स मेंबर भी रहे हैं, कि
क्या लगता है कि जानबूझ के कुछ चीज़ों को यहाँ पे सेंसर किया गया है, क्योंकि उसको कोरिलेट नहीं कर पा रहे होंगे, या फिर कोई एक वजह रही होगी? सिर्फ बीच की 2 लाइन को उठा करके बता देना कि एक पायलट ने दूसरे से ये पूछा, पायलट भी है कि अब तो आप करेंगे, पायलट भी नाम नहीं है, एक ने दूसरे से पूछा, दूसरे ने ये जवाब दिया, बहुत सारी बातें हुई होंगी। और 30 दिन काफ़ी होता है, मान लीजिए ये सारी चीज़ें रिकॉर्डर से आप निकालिए, उसको ट्रांसक्रिप्ट करने में आपको 2-4 दिन से ज़्यादा समय लगेगा नहीं, बहुत टेक्निकल है तब भी। तो ट्रांसक्रिप्ट तो इनके पास है, जब पहले का ट्रांसक्रिप्ट दिया है, जब तक एयरक्राफ्ट टैक्सी कर रहा है, टेक ऑफ कर रहा है, तो मतलब 30 सेकंड की तो फ्लाइट है, इसमें कितना ट्रांसक्रिप्ट होगा? आप सोचिए कितना डेटा होगा। आपने डेटा डाउनलोड करके स्नैपशॉट देना है। ये तो नहीं कि 4 घंटे की फ्लाइट है, 6 घंटे की फ्लाइट है, तो सिर्फ मतलब 20 मिनट की फ्लाइट होगी पूरी, जिसमें 33 मिनट का फ्लाइट टाइम होगा। तो इसमें सेलेक्टिव आपको रूप क्या से लगता दिया है गया है। क्या वजह रही होगी सेलेक्टिव रूप से इंफॉर्मेशन देने के पीछे, क्या वजह रही होगी? ये तो सबका देखिए, सबसे पहले आशंका होती है कि कोई तकनीकी खराबी आई है, तो वहां से सबका ये अटेंशन भटकाने के लिए उन्होंने ये शक की 2 लाइन दे दी, जबकि वो लाइन है कि व्हाई डिड यू कट ऑफ। ठीक है, बाकी जो मीडिया बोल रहा है व्हाई डिड यू कट ऑफ फ्यूल, लोग सोच रहे हैं व्हाई डिड यू कट ऑफ फ्यूल, फ्यूल तो नाम लिया ही नहीं। जब फ्यूल नाम लिया नहीं तो आप क्यों उस पर जा रहे हैं कि फ्यूल के बारे में बात हो रही है? कब बात हुई है, ग्राउंड पे बात हुई है, हवा में बात हुई है, ये दिया नहीं है। और ये भी इन्वेस्टिगेटर ने सुना है, उसने सुना है सीबीआर पे, मतलब ये एग्जैक्ट वर्ड नहीं है, ये उसका इंटरप्रिटेशन है। अब एग्जैक्ट वर्ड क्यों नहीं दे रहे? ठीक है, 10 सेकंड तक जब फ्यूल कट ऑफ हुआ, उसके बाद ऑन हुआ, रन हुआ, तब तक क्या हो रहा था? तब तक कौन सी वार्निंग आ रही थी? पायलट क्या सोच रहे थे? लैंडिंग गियर अप लेने की कोशिश की कि नहीं की? कौन सी चेकलिस्ट फॉलो कर रहे थे? वो आपने नहीं दिया। सबसे इंपॉर्टेंट चीजें ये दी। तो इससे तो मतलब ऐसी आशंका होती है ना कि ये भटकाने की बात है। भटकाने की बात है, ऐसी आशंका होती है। हालांकि आशंका ही है, इस पे कहना भी थोड़ा सा मुश्किल है जब तक कि अंतिम रिपोर्ट नहीं आती। कैप्टन एहसान खालिद साहब हमारे साथ हैं। खालिद साहब, आपको क्या लगता है, कभी ऐसा हो सकता है क्या कि हालांकि इससे पहले कि हमारे जो पैनलिस्ट बताए थे कि बिल्कुल स्प्रिंग बेस्ड स्विच होता है, ऐसा नहीं कि किसी झटके में बंद हो जाए, किसी झटके में ऑन ऑफ हो जाए, लेकिन कहीं कोई संभावना हो सकती है किसी भी परिस्थिति में कि स्विच अपने आप ऑन हो जाए, ऑफ हो जाए? देखिए, जितनी बातें अभी तक निकल करके आई हैं वो सब अपने आप में सच हैं। और आपका जो सवाल है मैं उस पे आऊंगा, लेकिन मैं 2 चीज क्लैरिफाई कर दूं कि ये एआईबी रिपोर्ट अपने आप में बहुत अजूबा है, क्योंकि इसका कोई डेट नहीं है और इसका कोई सिग्नेचर करने वाला आदमी नहीं है और इसका कोई लेटर रेफरेंस नंबर भी नहीं है। तो कल को अगर कोई इसे कोर्ट में ले जाकर के अगर प्रेजेंट भी करना चाहे तो ये एक बेनामी डॉक्यूमेंट है। और ये रात के 1 बजे जब ये रिलीज हुआ तो उसके कुछ चंद मिनटों या घंटों के बाद एफएए ने एक डायरेक्टिव इशू कर दिया, जिससे कहा कि भाई हमारे ये जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है उसने बोइंग 787 पर किसी भी तरह का टेक्निकल या ऑपरेशनल किसी भी तरह का क्वेश्चन नहीं उठाया है। और इस रिपोर्ट के जो लास्ट 4 लाइन है, at this stage of investigation, there is no recommended action to Boeing 787-800 and GE GEnx 1B engine operators and manufacturers। मतलब कि हमें तो कहा जा रहा है आप कंक्लूजन ना निकालें, लेकिन आप कंक्लूजन इसमें दे रहे हैं, राइट? अब इसका क्या इम्पैक्ट हुआ ये दिया गया। और कंक्लूजन जी, तो इसका इम्पैक्ट इस एंट्रीम रिपोर्ट का आधार पर ना निकाले। जी, अगर टेक्निकली अगर कोई खराबी नहीं है तो टेक्निकली जांच क्यों हो रहा है? तब तो फिर ह्यूमन वाला ही जांच होता रहना चाहिए। मतलब कि पायलट जो अच्छा था बुरा था वो तो बेचारा अब है नहीं यहाँ पे। तो अब हम इस पे बात करते हैं कि इन्होंने तो लिख दिया कि टेक्निकल मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दुनिया भर के एयरलाइंस जो कि सेफ्टी कॉन्शियस है, इतिहाद है, इमिरेट्स है, साउथ कोरियन एयरलाइन, सिंगापुर एयरलाइन, ब्रिटिश एयरलाइन, अपना एयर इंडिया भी, ये सब जो है फ्यूल स्विच की जांच के लिए पूरा का पूरा एक प्रोसीजर बना करके आज उतरा है। डीजीसीए ने भी एक अभी ये कर दिया, डायरेक्टिव दे दिया कि 21 जुलाई तक आप सारे फ्यूल स्विच को चेक करो। इसका मतलब कि ये लास्ट के जो 2-4 लाइन है वो बिल्कुल गलत है, वो खुद से कॉन्ट्राडिक्टरी है फ्रॉम व्हाट इट इज टुडे एंड व्हाट इट वाज जस्ट 2 days बैक। कमिंग बैक टू द होल थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कैप्टन खालिद साहब, ये जो पॉइंट आपने उठाया काफी हाँ
जी, मैं ये कह रहा हूं कि एफएए का डायरेक्टिव 2018 का है और 2025 में एक्सीडेंट होता है। इस बीच में और इवन आज के डेट में बोइंग का क्या टेक है इस स्विच पे? क्या ये बोइंग बोल रहा है कि हमारा ये स्विच जो है ये अनसेफ है, या इसके वजह से बोइंग उस वक्त भी खामोश था और अभी भी? हालांकि वो एफएए डायरेक्टिव अगर किसी के लिए अगर मायने रखता है तो बोइंग के लिए मायने रखता है। बोइंग बोलेगा कि ठीक है, इस डायरेक्टिव के बिना पे हम जो है पार्ट का डिजाइन चेंज करते हैं या पार्ट में हम एक चेकलिस्ट ऐड करते हैं। कुछ बोइंग अभी भी कुछ नहीं बोल रहा है। तो ये किस तरह का चल रहा है? ये तो ऐसे ही चल रहा है कि हम हवा में चीज खोज रहे हैं, क्योंकि बोइंग इस चीज को मान ही नहीं रहा। आपने जो सवाल उठाए फ्यूल स्विच के बारे में, अमित सिंह साहब से एक बार इस पर राय लेते हैं, फिर बाकी अपने दो मेहमानों के पास जाऊंगा। अमित सिंह साहब, ये जो बात कह रहे हैं अभी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप फ्यूल स्विच के ऊपर आप जो भी कह लें, लेकिन अचानक से रिपोर्ट आने के बाद से सारे एयरलाइंस, सिर्फ एयर इंडिया नहीं, बाकी सारे एयरलाइंस ने जो है उसने एडवाइजरी जारी कर दी कि इस स्विच को देखिए, इसका निरीक्षण करिए। यहाँ तक कि डीजीसीए ने भी अभी एडवाइजरी जारी कर दी है। इसका मतलब कहीं ना कहीं उनको शक है कि स्विच में कोई गड़बड़ी होने की, ये कह सकते हैं कि नहीं? देखिए, जब ये 2018 में इशू हुआ था तब ये एडवाइजरी था, मतलब अनसेफ कंडीशन नहीं थी, तो इसको मैंडेटरी नहीं किया। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपको बीच में कहीं कुछ दिखाई दे आप उसको चेंज नहीं करो। जब रिपोर्ट में लिखा है और आपको शक हो रहा है तो इमीडिएटली सबको इसकी निरीक्षण करनी चाहिए और इसको मैंडेटरी कर देना चाहिए। तो डीजीसीए वेट नहीं करना चाहिए उनको कि एफएए बोलेगा या कोई बोलेगा, बिकॉज रेगुलेटरी और सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी डीजीसीए की है भारत में। तो हाँ, एफएए ने इशू किया है लेकिन एडवाइजरी है, बट डीजीसीए की अथॉरिटी है कि उसको मैंडेटरी कर सकती है। तो ये अभी इस पे शक जा रहा है। जो पहले अनसेफ नहीं था, अब वो अनसेफ कैटेगरी में हो सकता है। तो जब शक है तो उसको करना चाहिए मैंडेटरी। हम क्यों वेट करें कि बाकी एयरलाइंस करें? तो उसके बाद सर्कुलर में लिखा है कि सिंस अदर एयरलाइंस आर डूइंग इट, सो दैट इज व्हाई वी आर डूइंग इट। तो इसका तो मतलब कोई कुछ ये है कि हम उस एडवाइजरी को एडवाइजरी ही मानते हैं, लेकिन एहतियात के तौर पे क्योंकि बाकी एयरलाइन कर रही है तो हम कर रहे हैं। नहीं, एडवाइजरी ही है तो कम से कम, चूंकि इतना सेंसिटिव इशू रहता है तो एडवाइजरी को ऐसा नहीं कि मैंडेटरी करें तभी हम माने। एडवाइजरी है तो एहतियातन आप इस पर अमल कर भी सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि उसको मैंडेटरी करें तभी उस पर अमल किया जाए। हाँ ठीक है, कानूनी पहलू पर आपको कोई जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता। अमित सिंह साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए। मुझे बताया गया कि आपको कहीं बाहर निकलना है, तो तब भी आपने समय निकाला हमारे लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास विपुल सक्सेना साहब है, परवेज़ दवानिया साहब हैं। सक्सेना साहब, आपके पास आऊँ, इससे पहले एक सवाल परवेज़ दवानिया साहब आपसे लेना चाहूँगा। आप एविएशन सेक्टर को इतने लंबे समय से देखते रहे हैं और हादसे के बाद तमाम तरह की अटकलें चल रही थी, लोग कई तरह के सवाल उठा रहे थे, और अब जो ये रिपोर्ट, अंतरिम रिपोर्ट आई है, आपको क्या लगता है इन सारे सवालों का किस हद तक जवाब दे पा रहा है? मुझे लगता है कि द रिपोर्ट हैज रेज्ड मोर क्वेश्चंस देन आंसर्स। देयर इज अ लॉट ऑफ एरिया व्हिच इज नॉट क्लियर। पहले तो मुझे ये, आप अगर देखिए, थोड़ा रिपोर्ट आप ध्यान से पढ़ना चाहिए। ये रिपोर्ट कोई डिस्कस वो नहीं कर रहा है। पेज 15 का पहला लाइन पढ़िए। द फ्यूल engine 1 fuel cutoff switch transition from cutoff to run. What is the meaning of transition? Did it go automatically? Did the pilot put it on off? That's not clear. By the black box, the recording, you can easily find out where it was physically moved. या भाई इट वॉज अ मैकेनिकल मूवमेंट। देखिए, ये स्विच का लॉकिंग सिस्टम बहुत डिटेल है। ये कोई हाथ लगने से स्विच ऑन ऑफ नहीं हो सकता है। देयर इज अ लॉकिंग सिस्टम वेयर स्विच वाज पुल्ड एंड पुट इनटू लॉक सिस्टम, एंड ये स्विच ऑफ या ऑन करना बहुत स्पेसिफिक कंडीशंस में होता है, व्हेन द इंजन इज पुट ऑन ऑफ, या ऐसा कोई सिचुएशन आए जो टाइम पे देयर इज अ वेरी सेफ्टी हैजर्ड रिस्क या इंजन में फायर लगे तभी ऑफ हो सकता है। ये रिपोर्ट के हिसाब से ये बोल रहा है कि भाई पहले द पायलट पुट इट ऑफ, देन द सेकंड पायलट इज सेइंग आई डिड नॉट, तो एंड देन द स्विच इज अगेन पुट ऑन। नाउ इफ यू सी द पायलट्स आर वेरी एक्सपीरियंस्ड ऑन टाइम, they are not only experienced, people talk of hours. It's not just hours. आप पायलट का एक्सपीरियंस खाली आवर्स में नहीं देख सकते। दे आर ऑन टाइप, मीन्स ऑन टाइप एक्सपीरियंस, टोटल फ्लाइंग एक्सपीरियंस was 15,638 टाइप,
And on time, on this specific aircraft, he flown 8,569 hours. The commander was endorsed for 320, 787 and 777. The co-pilot was endorsed on the 320, 787. Now, मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे फॉरेन चैनल्स, बहुत सारे फॉरेन के पायलट एक्सपर्ट, some are talking of nonsense theory like suicide murder. This is all nonsense. जो आदमी खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है तो उसके अगेंस्ट कुछ भी बोल सकते हैं. और आपके एक पैनलिस्ट ने बोला कि भाई लुक एट द सेकंड लास्ट लाइन, एट दिस स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन there is no recommendation against Boeing 7878 or GE Genex 1B engine operators and manufacturers. Just to give you an idea, अगर लोगों को, आपके viewers को मालूम नहीं रहेगा तो GE has a turnover of $3.35 trillion. अब समझ रहे, $3.35 trillion, 33rd largest company in the world. Boeing has a turnover of 69.44 billion, 54th on the Fortune 500 company. और एक बात कह रहा हूं, कोई रिपोर्ट में या कोई डिस्कशन में nobody discuss Honeywell. Honeywell is the main manufacturer of the switch. If there was a defect, Honeywell should be called. No. And Honeywell is 114th on the Fortune 500 list and is $35.47 billion turnover. तो भाई आज आप उन पे कोई इंक्वायरी नहीं कर रहे, उनको कोई बुला रहे नहीं, और उनको तो आपने फ्री कार्ड दे दिया. दिस नथिंग इज रिकमेंडेड अगेंस्ट बोइंग. तो भाई ये पायलट, व्हाई डिड द स्विच गो ऑफ एंड देन ही ट्राइड टू पुट इट ऑन. He tried to put it on, but the height of the plane wasn't enough for it to take more power. No pilot in his sane mind, while taking off, is going to put the switch off, because that is the time maximum power is required. So, ye report, the best part is, this report itself talks of the experience of the pilot. This report, और एक बात कहता है, it talks a lot about all the procedures followed by Air India. When the pilots checked in, what procedure was followed, breathalyzing, when the pilot arrived. That means all protocols were followed by Air India. अच्छा, और ये रिपोर्ट देख रहा है जो nobody is talking. There was a snag when the plane landed in Delhi. The snag was reported by the pilot. The engineers corrected the snag and the pilot accepted. Means when the pilot accepted, there were no issues in that aircraft. फिर उसके बाद suddenly इतने few seconds में क्रैश कैसे हो रहा है? That means there is definitely, Boeing should be taken to task, it should be studied, and there is definitely an issue with the aircraft. Some mechanical problem, some electronic problem, nobody is discussing that. Blaming the pilots at this stage is completely wrong and unethical, I feel. नहीं आपने एक बहुत अच्छी बात, परवेज दवानिया साहब, आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि जो दो कंपनियों को यहाँ पे कहा जा रहा है कि उस पे हम ब्लेम नहीं कर रहे हैं. अगर वहाँ पे इस बात को भी क्लैरिफाई किया जाता है कि ना तो हम पायलट को ब्लेम कर रहे हैं, ये तो जो हमने देखा वो बता रहा है आप, किसी को ब्लेम नहीं कर रहे हो. Indirectly, if you read the report in depth, indirectly, some of the people, you are a captain very senior, indirectly the report points towards the captains. Indirectly, not directly. Your other panelists will agree with me. Because there is nothing. एक हमारे साथ विपुल सक्सेना साहब हैं, जो कि पायलट भी रहे हैं और एरोनॉटिकल इंजीनियर भी हैं. विपुल सक्सेना साहब, इस रिपोर्ट को देख के आपको लगता है कहीं पे पायलट को ब्लेम किया जा रहा है? पहली चीज तो मैं कैप्टन दमाने से फुल्ली एग्री करता हूं जो उनके ऑब्जर्वेशंस हैं. एंड मेरे कुछ पॉइंट्स हैं, आई जस्ट वांट टू हाईलाइट फ्यू पॉइंट्स. एक तो ये है कि जो एडवाइजरी 2018 में जो एडवाइजरी इशू की थी, इट वाज फॉर 737. बट देन अगर आप सिस्टम देखेंगे तो बोइंग में ये जो स्विच का जो मैकेनिज्म है वो सब सारे एयरक्राफ्ट में ऑलमोस्ट सेम है. तो आई थिंक वो एडवाइजरी होने के बाद भी कहीं ना कहीं कुछ तो सैंपल चेक करना चाहिए था. कुछ एयरक्राफ्ट के भी ऐसा कुछ है तो नहीं, बिल्कुल उसको निगलेक्ट करना, आई थिंक ये एक बड़ा लैप्स होना चाहिए जो आई थिंक कहने की रिपोर्ट में आना चाहिए था, वो नहीं आया है. दूसरी चीज, कैप्टन अंधावा सर ने जो बताया, एक केस बताया 2019 का, उसमें टीसीएमए का माल फंक्शन था. तो टीसीएमए माल फंक्शन का केस मुझे इसमें लगता नहीं है. तीसरी चीज जो है कि इस रिपोर्ट में अगर आप देखेंगे, इस एयरक्राफ्ट में 2 EAFR हैं, एनहांस्ड एयरबोर्न फ्लाइट रिकॉर्डर, जो एक नोज साइड में होता है, एक टेल में होता है. रिपोर्ट क्लियरली बोल रही है कि हमने केवल नोज वाले का रिकॉर्डिंग लिया है, दूसरे का नहीं लिया है.
तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं ये रिपोर्ट जो है ये अपेरेंटली जो भी इनपुट्स इनके पास अवेलेबल थे उसके बेस पे रिपोर्ट बनाई गई है। तो बट अनफॉर्चुनेटली रिपोर्ट इस तरह बनाई गई है कि इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स पायलट एरर। मैं समझता हूं कि वो एक बहुत अनफेयर है, वो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये कंक्लूसिव इंडिकेशन दे रहा है किसी को भी जो भी रिपोर्ट पढ़ेगा कि कहीं ना कहीं ये रिपोर्ट जाके कंक्लूड करेगी पायलट एरर थी, पायलट ने कर दिया। मैं नहीं समझता कि कोई भी पायलट कितना भी कमजोर पायलट क्यों नहीं हो, कोई वो जिस स्टेज पे ये एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है उस स्टेज पे कोई पायलट ये नहीं करेगा कि स्विच को ऑफ करेगा फिर ऑन करेगा। तो ये कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि अगर वो एडवाइजरी को कुछ सैंपल चेक किए होते या मैंडेटरी किया होता तो शायद कुछ ना कुछ सामने आता। तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं रिपोर्ट को और भी डिटेल में जाना चाहिए, टीम को कुछ और टेक्निकल डिटेल में जाना चाहिए एंड उसके बाद ही कुछ कंक्लूसिव क्लीन चिट देनी चाहिए। जैसे इन्होंने बोइंग को दे दिया क्लीन चिट, जीई को दे दिया, तो आई थिंक वो बहुत अनफेयर है। ये बहुत अनफेयर इस तरह से क्लीन चिट। हेलो, हाँ मैं कुछ बोलना चाहते हैं। Nobody is held responsible. मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि ये रिपोर्ट जो है डेफिनेटली पॉइंट पायलट की तरफ करता है या नहीं करता है, ये डिबेट का विषय है, लेकिन ये डेफिनेटली बोइंग और जीई के तरफ पॉइंट नहीं करता है, ये कंफर्मेटरी है। I will tell you one thing. The Boeing was taken to task in the American Senate and flaws were found. The Boeing CEO was taken to... साहब, मैं आपको एक बात बोलता हूं, Boeing is such a powerful company in America and they are so powerful that even the American government can't take them on. And see, दूसरा क्या प्रॉब्लम है इंडिया में? अलग परवेज दवानिया साहब, मैं थोड़ा सा इसमें ये राय रखना चाहूँगा, क्योंकि हम लोग ऐसा ना साउंड करें कि बोइंग को जिम्मेदार ठहरा दें कि ठीक है जब तक रिपोर्ट नहीं आती क्लीन चिट नहीं, हाँ क्लीन चिट नहीं, हमें क्लीन चिट नहीं देना, किसी की तरफ इंडिकेट नहीं करना चाहिए कि बोइंग खराब, बोइंग की गलती है या पायलट की गलती है या जीई की गलती है। ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि आप क्लीन चिट ना दें ना तो किसी को जिम्मेदार ठहराएं जब तक कि रिपोर्ट सामने नहीं आती। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल ये आप सही करें, ये एक आपकी राय हो सकती है। मैं ऐसा कहता हूँ एहसान खालिद साहब, एक चीज़ मैं टेक्निकल समझना चाहता हूँ आपसे कि जब ये कहा जा रहा है कि स्विच ऑन से ऑफ मोड में चला गया, तो ये फिजिकल गया कि मैकेनिकल गया, ये क्लियर नहीं है। देखिए, आपको लगता है कि रिपोर्ट में क्लियर है? मैं ये बताऊं कि ट्रांजिशन, ये फ्यूल स्विच जो है इसके दो पोजीशन है जिसको के कट ऑफ और रन बोलते हैं, इसके कोई बीच में ट्रांजिशन नहीं होता है। ट्रांजिशन वर्ड जब यूज होता है तो फ्यूल शट ऑफ वाल्व के लिए यूज होता है, जो कि रन और कट ऑफ के बीच में ट्रांजिशन करता है। मतलब कि उसके 4 डिग्री भी पोजीशन होते हैं, उसके 25 डिग्री भी होते हैं। ये स्विच में, इस स्विच के लिए ट्रांजिशन वर्ड पूरी दुनिया में पूरे डॉक्यूमेंट्स में और बोइंग में कभी ट्रांजिशन के लिए नहीं इस्तेमाल किया गया है। इसका जो इंस्पिरेशन लिया गया है वो 2018 का जो FAA डायरेक्टिव है उसमें इसने यूज किया है ट्रांजिशन वर्ड, अदरवाइज ये स्विच सिर्फ फिजिकली मूव करता है। दूसरा सवाल ये कि उसका पोजीशन जो है वो रन है या कट ऑफ है, ये DFDR में रिकॉर्ड होता है एज 0 और 1, मतलब कि दैट इज हाउ ऑल द इलेक्ट्रॉनिक्स आर रिकॉर्डेड, या तो फ्यूल सप्लाई है या नहीं है, ठीक है। तो वो जो 0 और 1 है वो इलेक्ट्रिकल। कैप्टन खालिद साहब एक मिनट रुको, जो ऑन ऑफ जो आप बता रहे हैं न्यू और 1 में जो जाता है ये तो आपको इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्ड होता है, लेकिन फिजिकली हो सकता है स्विच ऑन दिखे लेकिन सप्लाई रुक जाए, ऐसा हो सकता है? मैं आपको बहुत क्लियरली बताता हूं। मैं जिस कमरे में बैठा हूं बल्ब जला हुआ है और एक स्विच है, ठीक है। इस स्विच से मैं उसको जब ऑफ करूंगा तो बल्ब ऑफ होगा और जब मैं ऑन करूंगा तो ऑन करूंगा, ये फिजिकल स्विच है, ठीक है। लेकिन ऐसा बहुत बार होता है कि स्विच ऑन है, बल्ब ऑन है, फिर वो फ्लिकर करने लगता है। तो हम क्या करते हैं, जाके स्विच को ऑफ करते हैं फिर ऑन करते हैं। तो जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल जब स्विच के जड़ के पास अगर वो गड़बड़ी कर रहा है, ठीक है, तो वो ऑन ऑफ कर सकता है और वो फिजिकल स्विच के मूव करने की कोई बात नहीं होती है। इसीलिए शायद AIB ने ट्रांजिशन का वर्ड यूज किया है, न कि मूवमेंट का। और स्विच के मूवमेंट की कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती है unless के we are talking about a video recording of every action in the cockpit, जो कि अभी हमारे एयरलाइंस में नहीं होता है। हाँ बिल्कुल, ये भी एक सवाल है, इसमें मैं बातचीत करूंगा और साथ ही साथ मैं
मैं इस पे आगे चल करके बातचीत करूंगा। हमारे साथ किशोर चिंता साहब भी हैं, उनसे बातचीत करूंगा कि रिपोर्ट की कई सारे बातों पे सवाल उठा रहे हैं हमारे पायलट के पैनलिस्ट लोग। लेकिन फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं तो फिर इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका फिर से आपका स्वागत। हम लोग चर्चा इस बात पर कर रहे हैं कि एयर इंडिया का जो प्लेन हादसा हुआ उसकी जो रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट ने कई सारे सवालों का जवाब दिया है या फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। कुछ पैनलिस्ट का कहना है कि सवाल के जवाब कम दिए हैं, सवाल ज़्यादा खड़े कर दिए हैं। एक सवाल जो बार बार हमारे पैनलिस्ट ने उठाया कि रिपोर्ट में आप किसी कंपनी को फिलहाल क्लीन चिट कैसे दे सकते हैं, और ऐसी बातों को रख देते हैं जो कहीं न कहीं जाकर के पायलट के ऊपर सवाल उठाता है। कैप्टन किशोर चिंता साहब हैं, जो कि जिस ब्यूरो ने इस रिपोर्ट को तैयार किया है, एक समय में इस ब्यूरो के मेंबर भी हुआ करते थे। किशोर चिंता साहब, ये जो हमारे पैनलिस्ट ने कहा कि बाकी बातें तो ठीक है, सिलेक्टिवली इस बातों को रखा गया, क्यों रखा गया, इसे बात की बात है, लेकिन इस तरीके से किसी कंपनी को, मैन्युफैक्चरर को क्लीन चिट दे देना, ये खटक रहा है। देखिए, क्लीन चिट तो नहीं दिया है, वो उतना ही लिखा है कि फिलहाल कोई रिकमेंडेशन है नहीं बोइंग और एफए की तरफ से या इंजन के मैन्युफैक्चरर की तरफ से। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि अभी फाइनल रिपोर्ट आई नहीं है, तब तक हम इंतजार कर ले कि तब आएगा असली ऑब्जेक्शन की, तब भी अगर कोई रिकमेंडेशन ना हो। लेकिन जब आप किसी कंपनी को लिख रहे हैं आपके इस इन्वेस्टिगेशन के इस स्टेज पे कोई रिकमेंडेशन एक्शन के लिए हम नहीं कर रहे हैं इन दो कंपनियों B787 और जी, जो ऑपरेटर हैं और मैन्युफैक्चरर हैं, बोइंग और जी की बात कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि आपको इस लाइन से बचा जा सकता था, चूंकि आप नहीं भी लिखते तो ये मैसेज चला जाता, चूंकि आपने शुरुआत में सबसे रिपोर्ट की शुरुआत शुरुआत में आपने लिखा है कि इस रिपोर्ट का मकसद जो है वो ICOI के एनेक्सर 13 और एयरक्राफ्ट के रूल 3 का तहत किया जा रहा है, ये किसी को ब्लेम नहीं किया जाएगा। लेकिन ऐसी बातें लिख दी जो पायलट पे सवाल उठता है और कंपनियों को के बारे में कह रहे हैं कि नहीं जी, हम उस पर कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं फिलहाल। तो ये थोड़ा सा मामला कई बार ये लोगों को चुभता है यहाँ पे। विपुल सक्सेना साहब, जो मैं सवाल पूछा भी था अभी, परवेज दवानिया साहब से पूछा था, कैप्टन खालिद साहब से पूछा था कि ऐसा भी हो, कैप्टन खालिद साहब ने बड़ा अच्छा समझाया कि कमरे में स्विच है तो कई बार स्विच ऑन रहता है, बल्ब फ्लक्चुएट करता है, बल्ब ऑफ हो जाता है। तो इस रिपोर्ट में ये साफ नहीं किया गया कि स्विच ऑफ था कि बल्ब ऑफ था। ये कहा है कि बल्ब ऑफ हो गया, करंट जाना बंद हो गया, स्विच ऑन था कि ऑफ था ये नहीं बताया जा रहा है इसमें। तो ये कहना कि किसी पायलट ने स्विच को कट ऑफ मोड में डाल दिया, ये सही नहीं होगा। तो अगर आप ये क्लू लेके अगर आप देखें कम्युनिकेशन जो दोनों पायलट में हुआ है वो ये हुआ है कि क्या तुमने ऑफ किया, उसने बोला मैंने नहीं किया। तो इससे कहीं इंडिकेट नहीं होता है स्विच के बारे में किसी और के बारे में किसी ने स्विच ऑफ किया है। ठीक है, हो सकता है वो इंडिकेशन देख के पायलट ने पूछा है। नहीं, एक लाइन और है कि इसमें जो है, इसमें जो वर्ड दिया गया है, मैं देख रहा हूं, इसमें दिया गया है कि एक ने पूछा व्हाई डिड ही कट ऑफ और दूसरे ने जवाब दिया ही डिड नॉट डू सो। मतलब यहाँ पे स्विच ऑफ किया कि नहीं किया वो अलग बात है, हम लोग मान के चल रहे हैं कि स्विच वर्ड है यहाँ पे छुपा हुआ है। एग्जैक्टली मैं उसी बोल रहा हूँ कि ये इंटरप्रिटेशन है कि स्विच ऑफ किसी ने किया है। ओके, ये जैसे कैप्टन खालिद ने बोला कैन बी इलेक्ट्रिकली malfunction। I need to comment. The thing is, एक सेंटेंस लिखा गया है, ठीक है, एंड वो वाई है या वो बोल रहा है हाय डिड यू स्विच इट ऑफ और इफ इट डिड नॉट डू सो, इज इट पार्ट ऑफ द चेकलिस्ट वेयर द ड्यूल इंजन फेलियर इज बीइंग यूज्ड टू आस्क द अदर पायलट डिड यू डू इट। पहले they may have asked do the memory items and the guy did not do it, so he would ask did you do it, he said no I did not do it. Now that why word, once we listen to the exact thing we will come to know, but let me tell you in that 32 seconds
Okay, pilots with 50 lights and warnings in the cockpit. They will not be looking at the position of the switches, but they will be looking at the CAS messages, warning messages, Yes. and the aircraft is unflyable. They will not Right. have this casual discussion. We That do is not what- know that मैं भी वही बोल रहा हूँ कैप्टन only आनंद, the only moment that the pilot will know that the switch is in the off position is when he is doing the dual engine checklist procedure. राइट, सेम थिंग मैं भी वही बोल रहा था कि पायलट इसने जो चेक किया, जो आरटी नेटर इन्होंने लिखा है, मैं समझता हूं उसको मिस इंटरप्रेट किया गया है। वो उसने जरूर कोई ना कोई इंडिकेशन देख के उसने पूछा होगा, ना कि स्विच देख के पूछा होगा। ये स्विच का मुझे लगता है ये रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है, एंड इट इज जस्ट टू इंडिकेट और गिव अ पॉइंटर कि शायद इसमें पायलट एरर है। नहीं, एक सवाल और है, आपने अच्छा क्लैरिफाई कर दिया। एक सवाल और है कि क्या स्विच फिजिकली ऑफ था या फिर फ्यूल सप्लाई बंद हो गया, इस वजह से मान के चला गया कि स्विच ऑफ हो गया? One of the reason, let me tell you, one of the main reasons I'm not taking that when the fuel supply is off, then the captains, you correct me if that is the time the captains have to put the switch off and put it on again. So would that am I correct? Yes. So you suppose the fuel is not going. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। And put it on again. That is natural reaction of every pilot. Height was not जैसे इंडिकेशन, या ऐसा करता है शो के कैप्टन खालिद, आई फुल्ली एग्री विद यू कि जैसे उसने पायलट ने देखा होगा वार्निंग साइन, उसने पूछा भाई तुमने ऑफ किया क्या, उसने बोला नहीं किया, तो देन उसका फर्स्ट एक्शन रहेगा ऑफ करके एंड देन दोबारा रिलाइट करने का। तो आई थिंक इन दैट प्रोसेस उसने उसको ऑफ किया होगा, नॉट दैट कि उसने पहले ऑफ किया उसकी वजह से कट ऑफ हुआ। ठीक है, आई थिंक कहीं ना कहीं इंटरप्रिटेशन में आई थिंक प्रीमेच्योर इंटरप्रिटेशन है। मैं बोलूंगा जस्ट 1 मिनट, जस्ट गिव मी 30 सेकंड्स। आई थिंक हाँ, इट्स अ प्रीमेच्योर इंटरप्रिटेशन ऑफ पायलट एरर एंड आल्सो प्रीमेच्योर क्लीन चिट टू द बोइंग एंड GE. I think we need to wait for the detailed investigation and then come to some conclusion. परवेज दमानिया साहब, जो डिटेल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आएगी तो आप काफ़ी लंबे समय से पूरे सेक्टर को देखते हैं, आप क्या देखना चाहेंगे, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे? देखिए कौन सी चीज़ें होनी चाहिए उसमें? देखिए इंडिया में क्या है, द ग्रोथ इज वेरी वेरी फास्ट. So, in spite of the whole situation, Air India flights are flying full. Indigo flights flying full. Tomorrow morning, Bombay, Delhi, I want to go in Indigo. The economy class is 19,000 rupees. So, flights have become full. The report will take 1 year to come. People's memories are short. Everything will get back to normal. But I want to say this, and I'm sure the captains will agree. The government is always going after. People are saying, DGCA kya kar raha hai? What I think is pahila factor of the airlines is to check their own safety standards. The airline in their hurry to get larger market share, induct more Boeings, should not overlook safety. Safety is priority number 1. ये तो incident बहुत ही बुरा हुआ, terrible, heartbreaking, families are destroyed. लेकिन बीच में भी कितने snacks आ रहे हैं. So in this hurry to get this market share, keep expanding, keep getting more and more aircraft, safety should not be overlooked. The airline should take safety factor very, very seriously. Lives are more important than profitability. Profitability will keep coming, but lives cannot come back. That is my only suggestion. ये है कि आपको रिपोर्ट आए, रिपोर्ट के बाद देखा जाए क्या निकल के आता है, लेकिन सेफ्टी जो है एक बहुत बड़ा कंसर्न है जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए। किशोर चिंता साहब, सेफ्टी एक बड़ा कंसर्न है, रिपोर्ट का इंतज़ार ना करें, DGCA को थोड़ा सा और सिस्टम को टाइट करने की ज़रूरत है, रेगुलेशन या फिर कहें कि नज़र ज़्यादा रखने की ज़रूरत है? देखिए DGCA तो ऑलरेडी अपना सेफ्टी ओवरसाइट तो बढ़ा ही चुका है, ऑडिट्स बढ़ चुके हैं जब से ये एक्सीडेंट हुआ है। और DGCA हम हमेशा टीचर के इंतजार की जरूरत नहीं है। एज स्टूडेंट एयरलाइन जो है खुद की अपनी सेफ्टी, जैसे परवेज जी ने कहा है, ग्रोथ के साथ साथ खुद की सेफ्टी एयरलाइन को भी ये रियलाइज करना है। एक ऐसा हादसा जो है एयरलाइन को कम से कम 10-20 साल पीछे ले जाता है। वो एक चीज लोगों को समझना चाहिए कि ग्रोथ के साथ और रिस्क को साथ साथ एक एनालिसिस करके चलना चाहिए, और इसी को कहते हैं सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम।
आप अपना रिस्क एनालिसिस करके रिस्क मिटिगेशन का खुद करना चाहिए, ताकि आप वेट कीजिए कि डीजीसीए कोई सर्कुलर जारी करे या कोई रूल जारी करे या मैन्युफैक्चरर कुछ आपको बताए। उल्टा आप अगर कोई चीज फेल ज्यादातर होते हुए देख रहे हो, आप बताइए बोइंग को कि देखिए ये ज्यादा फेल हो रहा है, इसका आप जांच कीजिए। तो हो सकता है कभी कोई टायर कब लाइफ है 10,000 लैंडिंग, अगर 10,000 की जगह वो 6,000 में चेंज करने की जरूरत पड़ रही है, तो अपने आप रेस कीजिए ना, ये चीज है। और इससे ज्यादा मैं चीज का आप पे ध्यान देना चाहता हूँ कि देखिए ये सब पैसों का खेल है। अब ये जो पायलट के ऊपर संदेह लोग कर रहे हैं, वो कहाँ से आ रहा है? ये रिपोर्ट जारी होने से पहले 3 दिन पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल में रिलीज हो गया कि ये फ्यूल ये भी कंसर्न है। तो ये क्यों हो रहा है भाई? और इस नैरेटिव का फायदा किसको होगा? डीजीसीए को तो कोई फायदा नहीं हो रहा। देखिए सबसे ज्यादा फायदा होगा एयरक्राफ्ट का मैन्युफैक्चरर को, बोइंग को। ये सब पैसों का खेल है। अगर पायलट के ऊपर आ गया तो आप हो सकता है कि मैं बहुत लोगों को ये पसंद नहीं आएगा, मैं ये कह रहा हूं, मगर अगर पायलट को ब्लेम किया जाएगा तो इंश्योरेंस कंपनी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इंश्योरेंस का लायबिलिटी मैन्युफैक्चरर के ऊपर डाले या एयरलाइन के ऊपर डाले, वो सब चीजें हट जाएंगे। ये सबसे आसान तरीका है सब चीजें सॉल्व करने का। तो सब पैसों का खेल है। और पायलट तो बेचारे है नहीं क्यों डिफेंड करने यहाँ पर क्या आएंगे? वो डिफेंड करने आएंगे ऐसा भी नहीं संभव है। लेकिन ये आपने बहुत अच्छा, प्रवेश दावनिया साहब ने कहा और आपने भी कहा कि सिर्फ बिजनेस एक्सपेंशन पर ध्यान न दें, क्योंकि यहाँ पे लोगों के जान का सवाल होता है। सेफ्टी मेजर भी उतना ही बड़ा कंसर्न है जिस पे सबको ख्याल रखना चाहिए। खालिद साहब, ये मुझे थोड़ा समझना, चूंकि इतना टेक्निकल इशू होता है ना, जैसे सेफ्टी ऑडिट की बात आती है तो इतने टेक्निकल एस्पेक्ट को देखना होता है कि कई बार इंडस्ट्री के लोग ही उसमें होते हैं और फिर वहां पे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, न्यूट्रलिटी एक बड़ा सवाल उठता है। कैसे इसको मेंटेन किया जाए? देखिए, जो लोग सेफ्टी में होते हैं उनको सभी चीजों से अलग रखा जाता है। जैसे कि अब ये एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट बोर्ड है, वो डीजीसीए से बिल्कुल अलग है। पहले वो डीजीसीए के अंदर में होता था। तो एक्सीडेंट सेफ्टी, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भी जो सेफ्टी ऑफिसर है, फ्लाइट सेफ्टी ऑफिसर, वो सीईओ के अंडर में नहीं होता है। वो बिल्कुल अलग होता है, सो दैट द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कम रहे। ठीक है, तो मैं एक और बात मैं बता दूं, फिर आप बाकी पैनलिस्ट उनका व्यू ले सकते हैं। 1200 जहाज उड़ रहे हैं। अगर जो ये एआईबी रिपोर्ट ये कहता कि इसके अंदर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, लेट्स से टीसीएमए का प्रॉब्लम है, जहाज ग्राउंड हो जाए, तो एक जहाज का पर डे का $1 बिलियन पर डे बोइंग या उनके इंश्योरेंस कंपनी पे आता और ये करीब 3-4 महीने तक ग्राउंड रहता। तो इट इज एक्चुअली a $200 बिलियन प्लस पेनल्टी दैट somebody had to pay to airlines. So it is a very big stake that we are talking about. ठीक है, ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस सिर्फ एयर इंडिया की नहीं होती, ये बोइंग की भी हो जाती। तो इसको जो है हम लोग उसी हिसाब से सोचे, क्योंकि 500,000 पैसेंजर्स फ्लाई एवरी डे। 1200 जहाज में हर दिन 500,000 पैसेंजर्स जो है वो उड़ते हैं, इसलिए उनकी सेफ्टी का हम लोगों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है और वो हमारी सेफ्टी पे बहुत ध्यान रख। हाँ, ये सेफ्टी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। विपुल सक्सेना साहब, लास्ट कमेंट, शो का समय खत्म हो रहा है। जी, मेरे केवल 3 पॉइंट है। एक तो पहला पॉइंट ये है कि एआईबी जो नाम है, ये मेरी इंफॉर्मेशन अनुसार केवल जो एआईबी के डीजी हैं वो एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं और इंडिपेंडेंट का रोल है। पर एज ऑफ नाउ ये जो रिपोर्ट है, इसमें सारे जो ऑफिसर जो मेंबर थे वो डीजीसी के सेफ्टी के ऑफिसर से थे, नंबर 1। सेकंड थिंग, जो कैप्टन खालिद बोल रहे हैं कि जो अप्रूव्ड पोजीशन होती है एयरलाइंस में वो सीईओ को रिपोर्ट नहीं करती। सॉरी सर, जो सैलरी देगा उसी को रिपोर्टिंग होती है। आप चाहे पेपर पे कुछ भी बोलो, वो डीजीसी अप्रूव करता है, दे आर सपोज टू बी रिस्पांसिबल डीजीसी है, बट जो सैलरी देगा वो अल्टीमेटली आप उसी के लॉयल होते हो। सो थर्ड पॉइंट इज सेल्फ रेगुलेशन इज बेस्ट प्रोटेक्शन। सेल्फ रेगुलेशन इज बेस्ट प्रोटेक्शन, दैट शुड बी द मोटो ऑफ एवरी एयरलाइंस।
सेल्फ रेगुलेशन रखिए, वो बेस्ट प्रोटेक्शन है, इसलिए आपका ध्यान होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात कि पैसेंजर सेफ्टी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होनी चाहिए, इसमें कहीं कोई इंटरेस्ट आने की ज़रूरत होनी नहीं चाहिए। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए। आवाज़ अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।